गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं नंदिनी सिंह फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 9 अप्रैल। हम बात करेंगे सबसे पहले अपने डेली के मॉर्निंग थॉट के बारे में और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि इंतजार मत करिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका विकास होगा, आपका डेवलपमेंट होगा और आप निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर हम कोशिश करना छोड़ देंगे और सिर्फ अच्छे समय का और अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे तो हमें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। तो इसी विचारधारा के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वीरता का आयोजन किया जाता है। यानी जो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है, सीआरपीएफ ब्रेवरी डे मनाया जाता है हर साल 9 अप्रैल को। और 2023 में ये 56 नंबर का सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो 9 अप्रैल 1965 को गुजरात का रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर जो पाकिस्तानी ब्रिगेड है उसके द्वारा हमला किया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी सी टुकड़ी ने इस हमले को नाकाम बनाया। 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया और 4 सैनिकों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे इतिहास को अगर हम देखते हैं तो किसी छोटी सी सेना की टुकड़ी के द्वारा ये किया गया, स्पेशली जो पैदल सेना के द्वारा ये किया गया एक अपने तरीके का सैन्य अभियान था जो सीआरपीएफ के वीरता को बताता है। तो उस वीरता को ही सम्मानित करने के लिए हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरी घटना हुई थी, ये जो पूरा आक्रमण हुआ था, इसमें हमारे देश के, हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 बहादुर वीर सैनिक जो है वो उनको शहादत मिली थी। और उन्हीं जवानों को याद करने के लिए, उनकी वीरता को याद करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में सीआरपीएफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 56th सीआरपीएफ ब्रेवरी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2023। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टायर निर्माताओं के संगठन यानी एटीएमए के बारे में। एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अंशुमान सिंघानिया। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है वो क्या काम करती है, तो स्पेशली ये जो टायर निर्माता कंपनियां हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनका जो भी इंटरेस्ट होता है उनके लिए बात करती है ना। और इस तरीके के संगठन की स्थापना भारत में 1975 में करा गया था, जो इनके हितों के, यानी टायर निर्माता जो कंपनियां हैं उनके हितों के बारे में बात करती है। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एटीएमए के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अंशुमान सिंघानिया। अच्छा, कुछ दिनों से न्यूज में आप देख रहे हैं कि जीआई टैग से रिलेटेड कई सारी न्यूज आ रही है ना। तो आज भी जीआई टैग से रिलेटेड न्यूज है जहां पर लद्दाख की जो लकड़ी पर नक्काशी है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लद्दाख सिंस्कोस, उसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के द्वारा। और अभी तक जम्मू के क्षेत्र में हस्तशिल्प से रिलेटेड किसी भी जीआई टैग को प्रदान करने वाला ये पहला प्रोडक्ट बन गया है, लद्दाख सिंस्कोस। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि 2020 में नाबार्ड के द्वारा जम्मू क्षेत्र से 9 उत्पादों को सेलेक्ट किया गया था जीआई टैगिंग के लिए। और उसमें हस्तशिल्प और हस्तकरघा विभाग से परामर्श के बाद ये शुरू करा गया था नाबार्ड के द्वारा। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वस्तु को, किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। The GI tag given to wood carving of Ladakh। देखिए, अब हम बात करें जीआई टैग के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने जीआई टैग के बारे में और भौगोलिक संकेत का जो वितरण और नियंत्रण है उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है, जो अधिनियम है, कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी बातें बताई थी। आज हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जीआई टैग
का मतलब ही होता है किसी भी उत्पाद को भौगोलिक संकेत प्रदान करना जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के भौगोलिक स्थान के की विशिष्टता को बताता है। और ये जो उत्पाद है भोजन से रिलेट हो सकता है, हस्तशिल्प हो सकता है, कोई औद्योगिक उत्पाद भी हो सकता है जिसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उस उसके उत्पाद का नाम वो पर्टिकुलर जो उपयोग करता है वही कर सकता है। इस आधार पर जीआई टैग को लाया गया था। अगर हम बात करें भौगोलिक संकेतक का वितरण और नियंत्रण के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यानी जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, उसके प्रयासों के बाद से ऐसा हुआ है। भारत में जीआई का जो पंजीकरण और संरक्षण है उसके लिए पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा ये सारा जो प्रोसेस है भारत में किया जाता है। और सबसे पहले जीआई टैग को लाया गया था सितंबर 2003 में। और सबसे पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया था भारत के, वो था दार्जिलिंग की चाय, जिसको 2004 और 5 में दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला था, जीआई टैग मिला था भारत की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए बन रहे हैं कि सबसे पहला जो जीआई टैग है वो कब आया था और किसको मिला था, है ना, और कौन सी संस्था है जो और किस अधिनियम के तहत इसको इसको पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर एक पैनल बनाया गया था जिसका नाम था किरिट पैनल। ठीक है, तो इस किरिट पारिक पैनल ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने इनकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। 7 अप्रैल को जो हमारे तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने ये बात बोला कि 8 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो प्राकृतिक गैस है उसकी जो कीमत हो जाएगी $7.92 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी। और इसको इजी वे में बताया जाए तो जो पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस में वाहन ईंधन के रूप में हमें जो सीएनजी मिलती है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलती है, उसकी कीमत अप्रैल के महीने में 10% तक कम हो जाएगी। इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। The government has approved the recommendation of the Kirit Parikh panel on natural gas pricing. ओके है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, जिसके जिसके साथ में अदानी समूह की जो कंपनी है अदानी पावर, उसके बीच में एक टाई अप हुआ था, एक समझौता हुआ था 2015 में। इस समझौते के माध्यम से जो ये ग्रुप है यानी अदानी ग्रुप का जो अदानी पावर है वो बिजली की आपूर्ति करेगा किसको, बांग्लादेश को, है ना। तो अब इस काम को पूरा कर लिया गया है और ये जो आपूर्ति करी जाएगी झारखंड के गोड्डा से अडानी के बिजली संयंत्र से ये आपूर्ति होगी। कहाँ पर, बांग्लादेश में। और इसके लिए जो ग्रिड बनाई गई है, जो सब स्टेशन बनाया गया है बांग्लादेश की तरफ से, वो भी देख लेते हैं कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। तो जो बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी ने गोड्डा प्लांट से बिजली संचालित करने के लिए बोगुरा में एक सब स्टेशन बनाया था और जो चपैना बाबगंज सीमा है वहां से 134 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करी थी, जिसके माध्यम से ही ये बिजली की आपूर्ति कर पाएगा बांग्लादेश को अदानी पावर। ठीक है, पावर इज सप्लाइड फ्रॉम अडानीज पावर प्लांट इन गोड्डा झारखंड। ओके, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में यानी बीपीडीबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो बिजली ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय है उसके तहत ये एक एजेंसी है जो पूरे देश में यानी बांग्लादेश में बिजली के उत्पादन के लिए, वितरण के लिए काम करती है और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संरचना है, उस पर भी काम करती है। अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में बाबड़ा बिल्डिंग में मिलेगा। इसका मूल विभाग विद्युत ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय है और इसके निदेशक कौन है तो मोहम्मद शमीम हसन जी हैं।
देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में दूसरी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करी गई है और साथ ही 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा, जिसमें एम्स बीबीनगर, हैदराबाद और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। जब भी कोई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती है या स्टार्ट की जाती है तो हम उसकी ब्रीफ में उसकी जानकारी जरूर लेते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को करी गई थी। स्वचालित इंजन से चलती है ये, डीजल बचाती है, बिजली बचाती है और साथ ही पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाया गया था। मेक इन इंडिया के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत आई थी इसमें। और साथ ही इसकी गति कितनी होती है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और केंद्रीय बजट अभी 2022-23 में जब आया था तो उस समय सरकार ने बोला था कि अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी और उनका विकास किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी हमें हैदराबाद देखने को मिलती है। राज्यपाल तिमिल साई साउंड राजन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में सीटें कितनी हैं तो 119 हैं, लोकसभा में सीटें 17 यहाँ से जाती हैं। राज्य पक्षी यहाँ का पलपित और ये जिसको नीलकंठ भी कहते हैं। राजकीय पशु जिनका या काला हिरण है और राजकीय फूल यहाँ पर तांगेडू हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाते हुए आरबीआई जल्द ही पोर्टल प्रवाह लॉन्च करेगा। यानी जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक है उसने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवाह। इस प्रवाह पोर्टल के माध्यम से काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, ऐसी बात कही गई है केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टियांग लॉन्ग 2 रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है स्पेस पायनियर के द्वारा। और मैं बता दूं कि जो स्पेस पायनियर है वो चाइना की अंतरिक्ष कंपनी है। 2 अप्रैल को ऐसा किया गया है। कहाँ से इन्होंने करा है तो इन्होंने इनर मंगोलिया के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने टियांग लॉन्ग 2 रॉकेट को ऑर्बिट में उतारने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी के द्वारा तरल ईंधन वाली एक रॉकेट को ऑर्बिट में उतारा गया है ना। यानी तरल ईंधन का प्रयोग करके ऑर्बिट को उतारने का काम किया गया है कंपनी के द्वारा, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही इसको टियांगलोंग 2 को स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुवीय ऑर्बिट है उसमें उसमें इसको उतारा गया है लव स्पेस साइंस के तहत। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ई खरीद में त्रिपुरा पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। यानी ई खरीद के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन तरीके से जो खरीद का काम करने वाला राज्य बन गया है वो पूर्वोत्तर का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है त्रिपुरा। और इसके लिए उसको पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था, जो दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुआ था। और दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ही त्रिपुरा को ई खरीद के ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है। देखिए, जब भी कोई काम पहली बार होता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला पर्यटक नाव यानी कि टूरिस्ट बोट लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाले टूरिस्ट नाव जिसका नाम क्या है सूर्या सूर्या मशू लॉन्च किया है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है ना।
इसका जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी जो छत है उस पे सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर 75% ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जाता है और बाकी का जो 25 हिस्सा है वो जनरेटर के माध्यम से ऊर्जा को उत्पादित करके पूरा किया जाता है। नाव को बनाने में 3.95 करोड़ रुपए आए थे और ये कहाँ पर बिल्ड हुई थी, तो ये श्रीलंका में बिल्ड कराई गई है। किसके द्वारा, तो स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। भारतीय राफेल नाटो सहयोगियों के साथ फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है ओरियल 23। इसमें नाटो के जो सैनिक हैं वो भाग लेंगे, फ्रांस भाग ले रहा है और भारत भाग ले रहा है। तो भारतीय वायुसेना का जो राफेल लड़ाकू जेट है वो फ्रांस में एक सैन्य अभ्यास में भाग लेगा, जिसमें नाटो के हजारों सैनिक शामिल होंगे और साथ में ही इसमें जमीनी सेना, युद्धपोत विमान वाहक और लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे, जो दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा और जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अंतर है, उसको कम करने का काम करेगा, जिसका नाम है ओरियन 23। मिलिट्री एक्सरसाइज है ओरियन 23, जो फ्रांस में किया जा रहा है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार के बारे में। तमिलनाडु सरकार नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी और हेलीकॉप्टर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके तहत काम कर रही है और तमिलनाडु क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी नामक एक तंत्र विकसित कर रही है। यानी कि तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी विकसित कर रही है। किसके थ्रू? हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, है ना। हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से टाउन कनेक्टिविटी को और इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 80 से अधिक अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। यानी अभी तक जो यूज में नहीं आ रहे थे उन हेलीपैड का भी उपयोग किया जाएगा, जिनकी संख्या 80 से अधिक है। इस सेशन में इतना ही। फिर से कल मिलूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। साथ ही चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है PDF के फॉर्म में, तो वहां पर भी जाकर चैनल को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।